कक्षा में हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिए गए विषय कथा पटकथा या कैसे बनती है कहानी या कहानी रचना की प्रक्रिया, इस विषय को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। कहानी से तो बच्चों आप सब परिचित ही हैं। बचपन से आप अपनी दादी, नानी, माँ, बड़ी बहन सबसे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कहानी सुनते ही आ रहे हैं। इस विषय से संबंधित प्रश्न आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में समझाने जा रही हूँ जो आपके सिलेबस सेकंड टर्म के सिलेबस में हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सेकंड टर्म के आपके ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और कहानी टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इससे संबंधित जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, कहानी से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि कहानी किसे कहते हैं या आप कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। तो कहानी का हमारे जीवन से अभिन्न रिश्ता है। प्रत्येक व्यक्ति कहानी सुनना और सुनाना पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों से बांटना चाहता है और दूसरों की बातें सुनना चाहता है। अतः कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति में कहानी कहने और लिखने का मूल भाव निहित रहता है। तो हम अपनी बात, कोई भी घटना दूसरे व्यक्ति को सुनाते हैं या उसके मुंह से उसकी किसी घटना को सुनते हैं तो वो कहानी का ही एक रूप होता है। तो हर व्यक्ति में कहानी कहने और सुनने का गुण होता है। कहानी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पहले लोग या कथावाचक युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध पर आधारित कथा कहानी सुनाते थे। फिर उसमें कल्पना का भी मिश्रण होने लगा। प्राय मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। उसकी कथा का नायक भले ही युद्ध में हार गया हो, पर लोग उसकी वीरता के कारनामे सुनना पसंद करते हैं। मौखिक रूप से कहानी कहने की परंपरा बहुत पुरानी है। कुछ कहानियाँ शिक्षा देने के लिए रची गईं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ। बाद में मनोरंजन का उद्देश्य भी कहानी में शामिल हो गया। तो इस तरह से कहानी का इतिहास बहुत पुराना है। जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लोगों ने लिखना भी नहीं सीखा था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, छापे खाने नहीं थे, तब मौखिक रूप से कहानी कही और सुनी जाती थी। अब प्रश्न उठता है, कहानी क्या है। तो यहाँ उसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं। कहानी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के विभिन्न किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनःस्थिति का वर्णन होता है। यह वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कहानी एक ऐसा आख्यान है जो यथार्थ का उद्घाटन करता है। यह आकार में छोटी होती है और इसे एक बार में पढ़ा जा सकता है। या ये भी परिभाषा हो सकती है, किसी घटना, पात्र, समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। तो ये दोनों परिभाषाएं कहानी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये प्रश्न कहानी क्या है, मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने गद्य की विधाएं आपको समझाई थी, उसमें भी मैंने विस्तार पूर्वक कहानी विधा आपको समझाई थी। तो यहाँ पर भी यही है कि गद्य की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग, घटना या मनःस्थिति को पूर्ण रूप से हम वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब कहानी लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरी है होना, किन किन बातों का ध्यान रखकर हमें कहानी लिखनी होती है, तो वो ही कहानी के तत्व कहलाते हैं। तो पहला तत्व है कथानक या कथावस्तु। सबसे पहले तो हम कहानी के लिए कथा का चयन करते हैं कि हमें किस विषय पर किस तरह की कहानी लिखनी है। तो कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है। किसी एक घटना या पात्र की मनःस्थिति का चित्रण भी हो सकता है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष। प्रारंभ जब हम कहानी को शुरू करते हैं, मध्य बीच में घटना का वर्णन और चरमोत्कर्ष उसका क्लाइमैक्स या एंड दिखाना। उसके बाद कहानी के लिए हमें पात्रों की आवश्यकता होती है। तो कहानी पात्रों द्वारा कही जाती है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। पात्र 2 प्रकार के होते हैं,
वर्गीय पात्र और विशिष्ट पात्र। वर्गीय पात्र किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पूंजीवती वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो आपने देखा कहानी में जो पात्रों का चयन है, पात्र मतलब करेक्टर, चरित्र जिनका कहानी में दिखाया जा रहा है, जिन लोगों के ऊपर वो कहानी आधारित है, वो दो प्रकार के होते हैं। वर्गीय जो किसी विशेष वर्ग से संबंधित होते हैं, और विशिष्ट जो स्पेशल कोई खास करेक्टर कहानी में दिखाया जाए। उसके बाद कहानी में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन मतलब आपस बातचीत। तो कहानी का विकास जो है वो संवादों से ही होता है। इससे कहानी का विकास भी होता है और पात्रों के चरित्र भी उजागर होते हैं। जब पात्र आपस में बातचीत करते हैं, कथोपकथन करते हैं, तो उस समय उनके संवादों से ही उनका चरित्र कैसा है हमें ये पता चलता है। अगला है देश काल वातावरण। अब कहानी में जो कथानक है वो किस देश का है, किस काल का, किस समय का है, आजकल का है या प्राचीन काल का है या आधुनिक और बीच के मध्य काल का है, या किस देश का है, भारत देश का है या विदेश के किसी और देश का है, इस सब का भी ध्यान रखा जाता है और इसी को हम परिवेश भी कहते हैं। अगली चीज़ है भाषा शैली। तो कहानी की जो भाषा और शैली है वो बड़ी साधारण बोलचाल की होनी चाहिए, जिससे कोई भी उस कहानी को पढ़कर समझ सके। जो संवाद हैं वो रुचिकर होने चाहिए और भाषा शैली आसान और रोचक होनी चाहिए। फिर उद्देश्य। अब कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यूं ही अनाप शनाप बातें लिख देना कहानी नहीं कहलाएगी। हर कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई विचार जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और दूसरा, कहानी का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी होता है। तो ये सब 6 जो हैं कहानी के तत्व हैं। अगला है कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण से ही स्पष्ट कीजिए। अब जो पहला हमने देखा था बिंदु, कहानी का तत्व, कथानक। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, पर इसका कथन 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों, कथानक जो है वो कहानी का मूल भाव है, जिसके चारों तरफ वो कहानी घूमती है। कथानक के ऊपर ही आसपास की सारी घटनाएं जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है कफन कहानी का। घीसू और उसका बेटा माधव गांव के 2 गरीब और आलसी किसान हैं। बुधिया जो माधव की पत्नी है, कोठरी में प्रसव पीड़ा से तड़फ रही है। कोठरी के बाहर घीसू और माधव आलू भूनकर खाने की तैयारी में है। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उसके कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। वे जमींदार से पैसे मांगते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। घीसू और माधव कफन खरीदने के बजाय उन पैसों से शराब खरीद कर पीते हैं और वहीं गिर जाते हैं। तो यहाँ कहानी का प्लॉट क्या है? गरीबी, भूखमरी, आलसपन और घीसू और माधव का गिरा हुआ चरित्र। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। यह लगभग उसी प्रकार का होता है जैसा किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कभी कभी कहानीकार के हाथ में कथानक का एक सूत्र आ जाता है, फिर वह उसे विस्तार देने में जुट जाता है। यह विस्तार कल्पना के आधार पर भी किया जाता है। तो घीसू और माधव की जो कहानी है, घटना है, उस घटना को विस्तार देकर प्रेमचंद ने 10-12 पेजों की कहानी लिख दी। प्राय कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक में द्वंद्व के तत्व भी रहते हैं। इनसे कहानी रोचक बनी रहती है। द्वंद्व मतलब अब आगे क्या होगा, ये होगा या ये होगा, इस तरह की जो अंदर एक उत्सुकता है वो कहानी को रोचक बनाती है। कथानक की पूर्णता की शर्त भी यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने में के बाद समाप्त हो। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के पूरे परिवेश को समझ लेता है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है तो उसमें उन सभी चीज़ों की जानकारी देता है जो आवश्यक होती हैं। अब अगला प्रश्न है, कहानी में चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है? तो कहानी में जो पात्र है,
जिनके ऊपर वो कहानी लिखी जा रही है, कहानीकार उनके चरित्र को कहानी में दिखाता है। और कहानी में उसका क्या स्थान है? तो कहानी में चरित्र चित्रण यानी पात्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कथा को आगे बढ़ाता है। हर पात्र का अपना स्वरूप व स्वभाव होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित ही रहनी चाहिए। पात्रों की भीड़ में कहानी का उद्देश्य भटक जाता है। पाठक भी अधिक पात्रों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी से वह पात्रों का चरित्र चित्रण करने में सफल रहता है। पात्रों के आपसी संबंधों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण करने में कई तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका यह है कि लेखक पात्रों की विशेषताओं का बखान स्वयं करता है। जैसे रामलाल बड़ा परोपकारी है, वह सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति का है। अब रामलाल के चरित्र की विशेषता कौन बता रहा है? लेखक ही कहानी में रामलाल के चरित्र की विशेषताओं का बखान कर रहा है। पर अब यह तरीका प्रभावहीन माना जाता है। इसके विपरीत पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरे लोगों द्वारा उनके बारे में बोले गए संवादों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से होता है। जैसे रामलाल ने जब एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते देखा तो उसे अपना कंबल दे दिया। आशय यह है, पात्र को जो काम करता है उससे उसके स्वभाव, उसके स्वरूप या सशक्त चित्रण स्वयं हो जाता है। दूसरा, पात्र भी अन्य पात्र के बारे में कुछ कहकर उसका चरित्र चित्रण कर देता है। जैसे, यार तू ही मेरी समस्या का हल कर सकता है। तो पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। जैसे एक आदमी जंगल में खूंखार जानवरों की तस्वीर खींचता है तो वह व्यक्ति साहसी है। दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है, वेश्यावृत्ति करवाता है तो वह घटिया किस्म का व्यक्ति है। तो इस तरह से आपने देखा कि कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण उनके बोले गए संवादों के आधार पर, उनके साथी जो करेक्टर पात्र हैं उनके भी मुंह से लेखक जो है वो उनके बारे में कुछ कुछ कहलवाता है। कहानी में पात्र बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो कहानी पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा। अगर कम पात्र होंगे तो कहानी अधिक सरल और रोचक बनी रहेगी। संवादों से आप क्या समझते हैं? कहानी में इसका क्या स्थान है? तो कथोपकथन या संवाद ये भी कहानी का एक तत्व है। तो कहानी में पात्रों द्वारा बोले जाने वाले अंश को संवाद कहते हैं। इसे कथोपकथन भी कहा जाता है। संवाद कहानी में दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो कथानक का विकास करते हैं, जो कथानक है, कहानी है, उसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं। पात्र जो भी संवाद बोलते हैं उनसे उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। कहानी के संवाद पात्रानुकूल छोटे होने चाहिए। कहानी में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संवाद के किसी भी कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। संवाद ही कहानी के पात्रों को स्थापित करते हैं। पात्रों के संवाद लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं बच्चों संवाद लिखते समय लेखक को जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य अनुकूल होने चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव और उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल हों। संवाद उनके विश्वासों, आदर्शों तथा स्थितियों के अनुरूप हों। संवाद लिखते समय लेखक तो गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवादों का अनावश्यक विस्तार अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न कर देता है। इससे कहानी में झोला जाता है। तो संवाद जो हैं वो छोटे, स्वाभाविक, सरल भाषा में होने चाहिए। अगला है, कहानी में चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स के समय कहानीकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चरमोत्कर्ष मतलब कहानी जब शुरू होती है, पहले प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे कहानी का विकास होता है और एंड में कहानी जो है अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है। तो यह चित्रण जो है बड़ा सावधानी पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम कर देती है। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करें। लेकिन पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय लिए हैं वे उसके अपने हैं।
तो चरमोत्कर्ष जो है लेखक देता है, लेकिन इसके साथ साथ पाठक भी चरमोत्कर्ष के बारे में सोच सकते हैं। अगला है, कथानक में द्वंद्व का क्या स्थान है। अब कथानक में द्वंद्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। द्वंद्व ही कहानी को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं है, पर बातचीत आमतौर पर आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन यदि उनमें असहमति है तो बातचीत आगे बढ़ेगी, यही द्वंद्व है, क्योंकि वो एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे और उसी से कहानी का विस्तार होगा। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद्वों के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी सरलता से आगे बढ़ेगी। कहानी में द्वंद्व का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कहानी में द्वंद्व नहीं है तो कहानी सीधी सपाट सी आगे बढ़ती जाएगी, पढ़ने वाले को उसमें कोई भी मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे पात्र आपस में एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते, और यही असहमति जो है कहानी को विस्तार देती है, कहानी को आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न है यहाँ, पटकथा से आप क्या समझते हैं। अब कथा पटकथा भी सिलेबस में आ जाती है, इसके लिखने की विधि संक्षेप में बताइए। अब बच्चों, पटकथा जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पट जमा कथा। पट का मतलब होता है पर्दा और पर्दे का मतलब है सिनेमा। तो सिनेमा में जो कहानी दिखाई जाती है उसे हम पटकथा कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी जो कथाकार हैं, उनके अनुसार पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म को पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा होती है। तो पटकथा में क्या है, हम कैमरे से फिल्म बनाकर उसे पर्दे पर दिखाते हैं। किसी भी फिल्म या धारावाहिक को बनाने के लिए एक पटकथा की आवश्यकता होती है। जब कथा ही नहीं तो पटकथा कैसे लिखी जाएगी। इसके कई स्रोत हो सकते हैं। आसपास की ज़िंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, अथवा कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी। तो धारावाहिक तो बच्चों आप सभी देखते हैं नियमित रूप से, तो आप देखते हैं उसमें अपनी कल्पना से भी बहुत सी पटकथाएं लिख ली जाती हैं। आसपास के किसी घटना से, वातावरण से भी वो कहानियाँ ली जा सकती हैं, या इतिहास से भी इस कहानी को लिया जा सकता है। पटकथा को अंग्रेज़ी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। इसमें पात्र होते हैं, घटनास्थल होते हैं। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर है। नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और फिल्मों के छोटे। नाटक की घटनास्थल सीमित होती है, जब फिल्मों में इसकी कोई सीमा नहीं होती। नाटक क्या है, स्टेज पर एक ही जगह खेला जाता है, स्थल जो है, स्थान जो है निश्चित है। लेकिन सिनेमा में ऐसे नहीं होता, वहाँ पर तो स्टूडियो के अंदर भी शूटिंग होती है और बाहर खुले में भी शूटिंग होती है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है, जबकि फिल्म या धारावाहिक की शूटिंग अलग अलग स्थानों पे होती है। नाटक में पात्रों की संख्या को सीमित रखना पड़ता है, जबकि सिनेमा या टीवी में ऐसा कोई बंधन नहीं है। नाटक की कथा का विकास लीनियर अर्थात एक रेखीय होता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल कर घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक एक दृश्य निर्मित किया जाता है। कथानक को दृश्यों में बदलने का काम चलता रहता है। पटकथा लिखने का एक विशिष्ट ढंग होता है कि हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल को भी लिखा जाता है, जैसे वो कमरा है, पार्क है, सुबह या शाम है। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेज़ी में लिखी जाती हैं। इनके लिए प्राय इंटीरियर अथवा एक्सटीरियर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पटकथा लिखने का यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। अब तो कंप्यूटर पर पटकथा लेखन का प्रारूप भी तैयार किया जाता है। तो कहानी जो है बच्चों वो सीधी सीधी चलती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता है या पढ़ता है व्यक्ति, उसमें दृश्य जो हैं वो पटकथा की तरह नहीं बदलते। पटकथा जो है ये सिनेमा या टीवी के लिए लिखी जाती है
और इसमें दृश्य बदलते हैं, पात्र भी ज़्यादा हो सकते हैं, शूटिंग की जाती है और कहानी जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से बच्चों कहानी कैसे बनती है, इस विषय को हमने आज पढ़ा और समझा। इससे संबंधित आपके परीक्षा उपयोगी जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसमें आपको समझाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम नाटक लिखने का व्याकरण इस विषय को समझेंगे। धन्यवाद।